Hello, everyone. Today we have Dr. Palkesh with us, who has cleared his FMG examination in his very first attempt with an amazing score of 221. Congratulations, Doc. We are so very proud of you. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कैसे लग रहा है अभी? बस बढ़िया लग रहा हो। प्रियांशु सर बोलते हैं ना, आसमान फाड़ दिया, ऐसी फीलिंग आ रही है। तो मुझे डिस्क्राइब करिए द डे ऑफ रिजल्ट्स। जब रिजल्ट्स निकले, आपका कैसा दिन था और कैसा रिएक्शन था पेरेंट्स का? तो जिस दिन रिजल्ट आया तो मैं उस दिन अराइस अराइस का टेलीग्राम चैनल खोल के बैठा था और उन्होंने नोटिफिकेशन आया, उसमें देखा कि 1 नंबर बोनस है और फिर मैंने लिखा कि रिजल्ट, उसमें आपका मैसेज आ गया कि रिजल्ट आ चुका है। तो हम्म। साइड में मेरी बहन बैठी थी, मैं कुछ बोला नहीं और मैं फटाफट ऊपर गया। मेरा रूम ऊपर है तो मैं वहाँ रिजल्ट मैंने चेक किया। मुझे एक्सपेक्टेड था कि 180 या 190 के आसपास आएंगे और मैं जैसे ही देखा 221, इतना जोर से चिल्लाया तो मेरे घर वाले ऊपर आके के क्या हो गया क्या हो गया, उनको लगा कि शायद मैं फेल हो गया। फिर उनको बोला कि नहीं नहीं पास हो गया, 221 है। और फिर मैंने खुद ने रिजल्ट 2 बार चेक किया कि सही में 221 है। ये ऐसे ऐसे करके सही में मेरे ही है ना, ये रोल नंबर मेरे ही है ना। मेरे रोल क्या नंबर था चेक किया मुझे? और फिर एफएमसी की आईडी चेक की, उसमें देखा नहीं 221 है। और फाइनली फिर सब नहीं। तब से बढ़िया ही लग रहा है। कोई भी अब नाम से नहीं बुलाता, अब सब बोलते हैं डॉक्टर, डॉक्टर बलकिंचन, डॉक्टर बलकिंचन। आई थिंक दैट इज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड ना, जो अभी। और कैसा फील हो रहा है रिजल्ट आने के बाद? मतलब अब रिलीफ है या क्या? मतलब आप क्या फील कर? हाँ, रिलीफ है, पर अब घर वाले बोल रहे हैं कि अब सब हो गया, पीजी की प्रिपरेशन करते। मैंने बोला अब नहीं होगा, आगे 1-2 महीने रुक जा। छोड़ दो मुझे। चलिए मुझे बताइए, लेट्स गो बैक। अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं, रिजल्ट डे की। थोड़ा पीछे जाते हैं और बात करते हैं एग्जाम डे की। कैसे थे आप उस दिन? कैसा फील कर रहे थे? और कैसा माहौल था एग्जाम में? आपने कौन सा एग्जाम डे सेट के किया था? हाँ, एग्जाम डे के दिन मेरा जोधपुर सेंटर आया था। तो उस दिन तो एग्जाम के दिन मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ गया। फिर हम्म। रेडी होके लास्ट टाइम मैं माइक्रोबायोलॉजी का रिवीजन कर रहा था, तो मैं टेबल्स वगैरह देख रहा था। उसमें से एक क्लेमाइडिया का क्वेश्चन आया था, क्लेमाइडिया ट्रकोमेटस। फिर एग्जाम गया, पहला सेट आया। शुरू के 10 क्वेश्चन में ऐसा लगा कि नहीं पेपर थोड़ा इजी है। फिर फर्स्ट सेट गया इजी, सेकंड सेट काफी इजी लगा, थर्ड हम्म। सेट लगा। फिर मुझे लगा ही नहीं कि पेपर टफ का है। मुझे लगा तो क्यों बोलते पेपर टफ है, पेपर टफ है। फिर जब सेकंड स्लॉट आया तब पता चला कि पेपर टफ था। टफ है, हाँ। और पेपर टू में थोड़ा क्वेश्चंस लेंथी हो हाँ, गए। पेपर 2 में मेडिसिन काफी मतलब इजी था पर लेंदी था। सर्जरी इस बार हमेशा सर्जरी हमेशा हार्ड आता, पर इस बार सर्जरी काफी मॉडरेट रखा उन्होंने। और ऑप्शन गैनी तो कंप्लीट स्कोर था उसमें तो। कंप्लीट हुआ था। चलिए कुछ ऑप्शन बताइए डॉक, आपकी जर्नी कैसी थी? मतलब आपने आई थिंक राइज ऑनलाइन लिया था। तो हम लोग जैसे कि टीएनडी करते हैं, शुरू में क्लासेस रखते हैं रेगुलर, उसके बाद टीएनडी, फिर एफटीआर, फिर क्यूआरबी। तो क्या आपने पूरा स्केड्यूल फॉलो किया? हाँ मैंने पूरा शेड्यूल फॉलो किया। लास्ट में मैंने एफटीआर फॉलो नहीं किया क्योंकि शॉर्ट रिवीजन के मैं इतना फेवर में नहीं हूँ। प्रियांश सर ने बोला था कि हमेशा मेन नोट्स की तरफ ही रहो। लास्ट 15 दिन में मैंने पूरे 19 सब्जेक्ट तो नहीं कर पाया, ऑलमोस्ट 15-16 सब्जेक्ट मैंने कर लिए थे मेन नोट से लास्ट ही 15 डेज में, और वो काफी इनफ था। और एफटीआर मैंने शायद पैथो का अटेंड किया था 150 पेजेस का, क्योंकि वो मैं रिवाइज नहीं कर पाया था। तो 250 पेजेस की जगह मैंने 150 एफटीआर किया था, बाकी मैंने कोई एफटीआर नहीं किया था। बाकी टीएनडी बहुत अच्छा था, पैथो का स्पेशली, पैथोलॉजी का, ऑब्जन गायनी का, मेडिसिन का और बायोकेमिस्ट्री का अप टू द लेवल था वो एग्जाम के। स्टार्टेड विद फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी तो। फिजियोलॉजी एनाटॉमी एंड पैथोलॉजी। एनाटॉमी तो मैंने लगभग क्या किया था, सिर्फ टीएनडी किया और उसका एफटीआर किया था। मेन नोट्स तो मैं कभी कर ही नहीं पाया, उसके क्लासेस अटेंड की थी मैंने उसकी, पर एनाटॉमी नहीं हो पाया मेरे से। तो आपको कैसा, मतलब कौन से फैकल्टीज अच्छे लगे इधर, और कौन से आपके ऊपर इम्पैक्टफुल लगे कि? प्रियांश सर्जन हम्म। एंड डॉक्टर सलमान सर। हम्म। डॉक्टर सलमान सर ने हमको स्टार्टिंग में बोला था कि जब भी आप पीवाईक्यू करो तो उनको आप प्लीज अपने नोट्स में मेंशन कर दो कि ये 2015 का है, 2019 का है। और लास्ट टाइम आप जब रिवाइज करने बैठो बाकी सबका वैसे ही पढ़ लो, लेकिन जो पीवाईक्यूज है या उसके रिलेटेड टॉपिक है उसको आप 1 से 2 बार उसको आप याद कर लो, और वो बहुत इफेक्टिव रहा। क्योंकि एग्जाम कहीं ना कहीं अराउंड अभी भी 70 से 80% पीवाईक्यू बेस्ड ही आता है। हम्म।
तो आई थिंक पीवाईक्यू से ज्यादा प्रीवियस ईयर टॉपिक। पीवाईटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर आपने क्रैक कर लिए हर सब्जेक्ट के, अगर आई आपने थिंक। मतलब 5 साल के एफएमजी के या 3 साल के, पर 5 साल के नीट के और 3 साल के आईएनएस सेट के, इतने तो करने ही चाहिए पीवाईटी। तो आपने करे थे, आपका कमांड हाँ, था। मैंने किया लास्ट में आईएनएस सेट का भी अराइज ने ऐड कर दिया था, तो मैंने वो कर दिए थे। तो आप मुझे ये बताइए आपका ऐप एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आप पूरी चीजें ऐप पे ही करते थे, क्लासेस भी ऐप पे, टेस्ट भी ऐप पे। अच्छा, रैप एक्सपीरियंस से कोई खराब नहीं था। लास्ट में तो उन्होंने लास्ट में तो फिर हमारे पास वो भी आ गया था कि आप डेली क्वेश्चन रिव्यू कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन आप रॉन्ग हो रहे हो, वो बीटा वर्जन में। वो भी काफी अच्छा था। और फिर जब वो कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था क्लिनिकल क्वेश्चंस के लिए, आईसीटीएस। हाँ, आईसीटीएस। आईसीटीएस गेम क्लिनिकल। चेंजर था, सब सब्जेक्ट के लिए गेम चेंजर था वो लॉन्ग क्लिनिकल केस, वो वर्थ इट है प्रिपेयर करने के लिए। आई थिंक। खासकर मुझे पैथो के लगे ये काफी टफ है, लेकिन अब लगता है कि नहीं पर अगर से आई थिंक मैंने आप लोगों को ट्रॉमेटाइज कर दिया था। टीएनडी तो काफी ट्रॉमा वाला था। नहीं बट वो आप, इफ यू वुड हैव गिवन दैट, आपको उसमें और जो लेंथी क्वेश्चंस थे एग्जाम में, उसमें हाँ, ज्यादा उसकी डिफरेंस दिखा होगा। उसकी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो गई थी। और इवन आईसीटीएस आई थिंक इट वाज द सेम। आईसीटीएस गेम चेंजर था। आपको वो प्रैक्टिस हो गई थी क्वेश्चंस की, वो लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो मुझे एक्चुअली बहुत बच्चों ने यही बोला था कि क्योंकि आईसीटीएस मैंने किया था मैम, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, लंबे लंबे वाले क्वेश्चंस करे थे, हम सोचते थे ऐसे कैसे आएंगे एग्जाम में, और फिर वैसे क्वेश्चंस आ गए। वो एंड ऐसा था, जब जब मैं जॉर्जिया में था तो मैं जनरली रिकॉल्स देखता था एफएमजी के, नीट पीजी के, और मुझे लगता है पेपर कहाँ इतना टफ आता है, लेकिन जब मैंने रियल पेपर देखा तो मुझे पता चला आई थिंक कि रिकॉल इज मेमोरी बेस्ड ना स्टूडेंट मेमोरी बेस्ड। की। तो वो एग्जैक्ट रिकॉल नहीं बन पाता। अभी भी देखिए आप जो भी क्वेश्चंस डाल रहे हैं, वो एग्जैक्टली वो वैसे क्वेश्चंस नहीं है जो आपने एग्जाम में दिए। तो हाँ, वो टॉपिक आपको मिल जाएगी कि ये टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, पर वही सेम क्वेश्चन होना, इट्स वेरी टफ, हाँ, राइट? वही। और जॉर्जिया कैसा था, मतलब आप कौन सी यूनिवर्सिटी में थे जॉर्जिया में? मैं पेट्रे शोडा से टिब्लिसी मेडिकल एकेडमी में था। हम्म, मैंने 6 साल वहीं से एमबी कंप्लीट किया, एमबीबीएस। कॉलेज का भी काफी इम्पैक्ट रहा। हमारे कॉलेज में क्या, बहुत सारे टीचर्स जो हमें 6 टाइम तक पढ़ाते थे ना, वो बहुत यूएसएमएलई की प्रिपरेशन करते थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने यूएसएमएलई क्वेश्चन बेसिक में प्रैक्टिस करवाई थी, तो वो उसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट रहा है। टेल मी वन मोर थिंग, आप ने अराइज क्यों चूज किया? मेरा एक फ्रेंड है, वो किर्गिस्तान में रहता है। उसने अराइस 2025 बैच में पास किया था, 191 समथिंग स्कोर था उसका। उससे मैंने बात की थी, तो उसने मुझे उससे बोला, मैंने उसको बोला कि मैं दूसरा कोचिंग ऐप यूज कर रहा हूँ, तो उसने मुझे बोला कि उसको डिलीट कर दे, तू फेल हो जाएगा अगर तूने वो पढ़ा तो तू अराइस ज्वाइन कर ले। ऐसे बोल दिया उससे? उसने कहा नहीं, फेल हो जाएगा पर इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो उसने अराइज किया था, तो उसने बोला अराइज ज्वाइन कर ले, तो फिर मैंने अराइज लिया। मतलब मैंने पहले तो फ्री टेलीग्राम पर एक दो वीडियो देखे, फिर मुझे लगा कि एक ट्राई क्योंकि आरआईएस में बिल्कुल एफएमजी फोकस्ड है यहाँ, ना ये कहीं नीट पीजी फोकस्ड है, ना ही कहीं आईएनएसइट फोकस्ड है, बिल्कुल एफएमजी फोकस्ड। तो फिर मैंने आरआईएस लिया। फर्स्ट डे संदीप सर की क्लास थी सर्जरी की। धीरे धीरे थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ी बैठने की कैपेसिटी बढ़ी। शुरू शुरू में तो बहुत डिफिकल्ट था, 9-10 घंटे की क्लासेस बैठना, फिर उसके बाद पढ़ना, फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई। और अब मुझे लगता है कि अगर मैंने अराइज नहीं किया होता तो शायद वो 221, शायद 160 या 170 के आसपास ही होते। आई थिंक वो भी है ना कि हम लोग आपको ड्रिल कर देते हैं और इमोशनलेस कर देते हैं पूरा। हाँ, कोई भी बोल रहा है ये कितनी क्यों ऐसा स्केड्यूल है वैसे। खलील सर की वो बात बहुत स्ट्रांग है कि आप सिर्फ आरआईएस के स्केड्यूल को फॉलो करोगे ना, आप कुछ नहीं, कोई बात, आपके नंबर कितने भी कवर, आपके 60% आ रहे हैं, 70% आ रहे हैं, आप 80, बस आप आरआईएस के स्केड्यूल को फॉलो करोगे ना, आप 151 तो आप इजीली क्रॉस कर जाओगे। ये स्केड्यूल, आप पेमेंट तो उसी चीज के लिए करते हो ना। वरना देखो, अभी तो जैसे आपने बोला है, बहुत सारे वीडियो भतेरे पड़े हुए हैं हर तरफ, और आप उनको इजीली एक्सेस कर सकते हो। पर उसको कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, वो तो वो नहीं देता ना आपको। तो दोज थिंग्स, यस दे आर देयर, बट अनलेस एंड अनटिल यू आर इन अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम, और स्पेशली ऐसा एग्जाम जो आइडेंटिटी बेस्ड है, आई थिंक उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए आपको। वो तो मैं 100% अग्री करता हूँ। जब मैं आरआईएस के टीएनडी दे रहा था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स से भी बात होती थी, तो वो भी आरआईएस पर वो टीएनडी नहीं दे रहे थे। वो बोले कि आरआईएस के टीएनडी काफी इजी होते हैं।
मैं सोच रहा था आरएक्स की टीएनडी इतने इजी तो नहीं होते। और उनका स्कोर फिर मैंने देखा, फिर मेरा स्कोर देखा, मुझे लगा कि नहीं, मैंने अच्छा हुआ आरएक्स का टीएनडी फॉलो किया। नहीं नहीं, टीएडी बिकॉज अगेन अनलेस एंड until you know how to solve the question, फिर आप कैसे टीएडीज यू हैव टू मेक श्योर यू गिव। और लोग ये करते हैं कि वो डू यू थिंक इट्स अ मिस्टेक टू वॉच रिकॉर्डेड वीडियोस या डू इट लाइव? व्हाट डू यू हाँ थिंक? नहीं, लाइव करना आसान होता है क्योंकि लाइव में स्केड्यूल होता है ना, तो टीचर कंप्लीट कर ही देता है। अगर आपने सोचा हो कि आज, जैसे कि अगर आज मुझे जनरल पैथ कंप्लीट करनी है, जैसे कि जनरल पैथ आ रहा है, इसमें 4 दिन में हो जाता है। अगर मैं आज जनरल पैथ करने बैठूंगा तो शायद मुझे 15 दिन लगेंगे, क्योंकि मैं उसके अकॉर्डिंग अपने करूंगा, अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करूंगा। नहीं, आज मेरी इच्छा हो रही है, आज नहीं हो रही है। पर ऐसा ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में एक बार टीचर जो स्पीड में चल रहा है ना, उस स्पीड से आपको फॉलो अप करना ही पड़ता है, क्योंकि एक बार सब्जेक्ट होता है, उसके बाद एग्जाम होता है। एग्जाम के दिन आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, आप एग्जाम दो, उसके बाद आप फिर अगले दिन नेक्स्ट सब्जेक्ट, कोई गैप तो है नहीं, तो आपको स्पीड में तो रहना ही पड़ेगा। और वो एक अच्छा है कि आप शुरू से मोमेंटम में रहते हो। आप फर्स्ट लैब खत्म करते हो, आप सेकेंड लैब में पूरा टीएनडी सॉल्व करते हो, थर्ड लैब में आप आते हो, लास्ट में 15 डेज का रिवीजन रहता है। मेजर एटलीस्ट 8-9 सब्जेक्ट आपको मेन नोट से करने चाहिए। अगर आपको लगता है जी साइकेट्री हो गया, एफएमटी हो गया, आप शॉर्ट नोट से कर सकते हो, या डरमेट हो गया, वो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके मेन नोट्स कितना। डिड यू हैव अ पिक्टोरियल मेमोरी, मतलब फोटोग्राफिक मेमोरी फॉर योर मेन नोट्स? हाँ, वो तो मेन नोट्स की तो हो गई थी। वो प्रियांश सर ने बोला था कि धीरे धीरे मत पढ़ना, बहुत स्पीड में पढ़ना। तो लगभग लगभग मेजर सब्जेक्ट्स तो मैंने 3 से 4 बार पढ़ लिए थे। पैथो लगभग मैंने 3 बार तो मैंने मेन नोट से पढ़ चुका था। बहुत स्पीड में पढ़ता था, ऐसा सोचता ही, सर बोलते थे कि सोचना ही मत कि याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस पढ़ते जाओ, देखा जाएगा, जो होगा एग्जाम में देखा जाएगा। चलो, दैट वर्कड इन योर फेवर। कितने जीटीज दिए आपने एग्जाम में? मैंने टोटल 4 जीटी दी थी। और कितने मार्क्स आ रहे थे आपको जीटी में? फर्स्ट जीटी मैंने दिवाली के दिन दिया था, पैथो की क्लास थी, रीनल खत्म हुआ था उसके। उसके बाद मैंने फर्स्ट जीटी दिया था, उसमें मेरे 160 आए थे। हम्म, सेकेंड जीटी दिया था, उसमें मेरे 185 आए थे। थर्ड हम्म, जीटी 187 आए थे, और फोर्थ जीटी मैंने लास्ट दिया था, उसमें मेरे 217 आए थे। 217, तो टू हम्म सेवनटीन टू ट्वेंटी से वन 221। हाँ, मतलब जितने जीटीज, आई थिंक जीटी बहुत मैटर करते हैं टू एसेस एंड सिट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि 5 घंटे आप बैठ के जीटी दे रहे हो, राइट? वो शायद मुश्किल मेरी है। गलती थी, मुझे जीटी थोड़ा ज्यादा देने चाहिए। अगर मैं जीटी थोड़ा ज्यादा देता तो शायद 10-12 नंबर और एक्स्ट्रा होते। कैन यू टेल मी वन मोर थिंग? अगर आप पलकेश से मिलते 6 महीने पहले, तो आपको क्या बोलते? जैसे आपने बोला कि मुझे शायद जीटीज ज्यादा देने होने चाहिए थे, तो ऐसे क्या क्या चीजें आप उनको बोलते कि भाई ये मत करना? एक तो मेनली फोकस ऑन पीवाईक्यूज आपको एक से दो बार तो एटलीस्ट अपने करने होने चाहिए। एक दूसरी गलती मैंने की थी लास्ट के 15 डेज में। जब मेरा 187 स्कोर आया था ना, तो मैं डिप्रेस हो गया था। तो मुझे लगा कब तो क्या से तो कितना इंप्रूव होगा। तो मैं लास्ट के 15 डेज में मोमेंटम बहुत गिर गया था। मैं 12 घंटे से 6-7 घंटे ही पढ़ पा रहा था, और उसमें हम्म। से जितना हो रहा था मैं उतना खींच पा रहा था। पर लास्ट की 15 डेज मेरे से गड़बड़ हो गई थी। तो मैं वो चाहूंगा कि लास्ट की 15 डेज अगर मैंने सही से पकड़ अगर कर लिया होता ना, तो शायद 10-12 नंबर तो मैं आराम से ऐड कर लेता इसमें। शायद मैं 231 पे होता ये। टेल मी वन मोर थिंग, जैसे आपने बोला आपने अपना जीटी स्कोर देखा एंड दैट डिप्रेस्ड यू कि अब नहीं करना, तो आपने एक्चुअली बहुत वैल्यू अटैच कर दी वो जीटी स्कोर के ऊपर, राइट? तो ऐसे दिन आए होंगे जहाँ पे पढ़ना बिल्कुल बहुत डिप्रेशन में चले गए होगे, इमोशंस हाई लो वो सब होता रहा होगा, तो कैसे आपने अपने आप को पुल बैक किया कि नहीं यार पढ़ना है, ये कंटिन्यू करना है प्रिपरेशन? ऐसा कोई डिप्रेसिंग फेस तो नहीं है, क्योंकि जनरली जब भी स्कोर स्कोर वगैरह होते थे या फिर टीएनडी वगैरह होते, तो टीचर्स कुछ ना कुछ मोटिवेट करने के लिए बोल ही देते थे। जैसे कि आप बोलते थे कि क्या फर्क पड़ता है नंबर से, सिर्फ 50-60% भी है तो भी इनफ है। आपने बोला था कि 120 था एग्जाम, आपने बोला था कि अगर 70-80 भी तो भी सही कर रहे हैं आप। और टीचर्स हमेशा मोटिवेट करते हैं कि आप अगर 50-60% भी हो ना, तो आप सही ट्रैक पर हो। लेकिन मैं डिप्रेस हो गया, डिप्रेस तो नहीं है, पर हाँ, ऐसा बहुत बुरा लगा था टीएसएम के एग्जाम के बाद। टीएसएम मैंने 3 बार पढ़ी, और जब मैंने उसका टीएनडी दिया, 100 में से सिर्फ 70 क्वेश्चन राइट हुए मेरे। मुझे ऐसा लगा ये सब्जेक्ट मैंने क्यों इतना टाइम वेस्ट किया इसके पीछे। और फिर मैंने एक और बार पीएसएम पढ़ी, और फिर मैंने एक और बार वापस मैंने टीएनडी रिव्यू किया, और अब फिर एग्जाम के बाद मुझे लगा कि नहीं, सब सही तो रहा। ऐसा कोई चीट कोड है कि इससे वापस निकलने का, हाँ, चीट कोड ये है डिप्रेशन कि से निकलने का, या वो डिप्रेसिव फेस से निकलने का, वापस रीस्टार्ट करने का? अगर आपको ऐसा डिप्रेशन लग रहा है ना, तो आप 1-2 दिन ब्रेक ले लो।
एटलीस्ट 2 दिन तो ज़्यादा हो गया, अब 1 दिन ब्रेक ले लो और 1 दिन कुछ मत करो। वो हम्म। सबसे बेस्ट वे है मेरे लिए। तो मैं जनरली, अगर मुझे कभी ऐसा लगता है डिप्रेशन होता है, मैं शाम का स्लॉट, मैं 3 स्लॉट में पढ़ता था, मॉर्निंग, इवनिंग और फिर शाम को। फिर शाम को अगर मुझे लग रहा हो तो मैं वो स्लॉट नहीं पढ़ता था, या फिर मैं बाहर चला जाता था या फिर कोई मूवी देख लेता था। क्या आपके फैमिली ने बहुत रोल प्ले किया आपका आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे? हाँ, फैमिली का तो बहुत पॉजिटिव रोल था। मतलब सुबह उठाने से लेके खाना बनाना सब कुछ टेबल पे, कोई ऐसा, मतलब बिल्कुल मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। उन लोगों ने मेरे लिए इतने और सेक्रीफाइसेस किए। मेरे पापा रोज मुझे 8 साढ़े 8 बजे इधर चाय दे के जाते थे, मम्मी खाना दे के जाती थी, सब कुछ मैं इधर ही करता था। पापा देके जाते थे? हाँ, पापा चाय दे के जाते थे। तू बस पढ़। इतना आई थिंक ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव थे आपको, इसलिए आई थिंक आप इतने चिल हो हर चीज को लेकर। हाँ, जब मैं एग्जाम दे के आया ना, तो मेरे पापा आसपास लोगों से बात कर रहे, तो किसी का 3rd अटेम्प्ट था, किसी का 4th अटेम्प्ट था, तो उन्होंने बोला, उनको लगा कि शायद नहीं होगा मेरा। हम्म। तो फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, मैं पॉजिटिव इस बार। तो उन्होंने हम्म। बोला कि नहीं हो तो 6 महीने और पढ़ लेंगे। मैंने कहा नहीं, हो ही जाएगा मेरा। रिजल्ट आया और हो गया। तो ही वाज रेडी फॉर दैट आल्सो कि अगर हाँ, नहीं। कि अगर होगा तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। आई थिंक एक वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। तो डॉक्टर बल्केश, बिफोर वी एंड दिस इंटरव्यू एक रैपिड राउंड करते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑनलाइन। व्हाई ऑनलाइन? क्योंकि अब ऑनलाइन मुझे लगता है कि टाइम बहुत जल्दी बचता है। आप बहुत जल्दी ट्रांजिशन लेते हो। जैसे कि सुबह 9 बजे क्लासेस होती है, मैं 7 बजे उठ जाता, तो 1 घंटे में मैं तुरंत पढ़ने बैठ जाता था। जैसे ही क्लास खत्म हुई, 1 घंटे से लेकर 45 मिनट का ब्रेक लेता था और तुरंत मैं पढ़ने बैठ जाता था। लेकिन ऑफलाइन आपको ट्रैवल करना पड़ता है, आपको खाने का भी देखना पड़ता है। यहाँ घर पे आप रहते हो, आपकी जो इच्छा हो वो खाओ, या फिर आप जैसा स्केड्यूल आप सेट करना चाहो हो सकता अमेजिंग। ग्रुप डिस्कशन या स्टडिंग अलोन? है। स्टडिंग अलोन। ग्रुप डिस्कशन डिप्रेसिंग होते हैं। सीरियसली? ये शायद मुझे आप पहले बंदे हो जो बोल रहे हो ऐसा। स्टडी अलोन, किसी से कोई कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। आराम से धीरे धीरे करते जाओ, पहुंच जाओगे। मुझे बताइए आपकी पेस कैसी थी, धीरी थी या आप जल्दी पकड़ पाते थे कॉन्सेप्ट्स, या कैसा था? नहीं, कॉन्सेप्ट मैंने लगभग लगभग सब, मैं कॉलेज में मैं लगभग सारे सब्जेक्ट पढ़ के भी आया था। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, पैथो पैथो तो मैंने पूरी पैथोमा से पढ़ी थी। तो फिर वो मुझे लग 250 गया। पेजेस इतना कंबाइन हो गया, इतना कंसाइज हो गया ना मटेरियल, काफी इजी हो गया था वो तो। पर हम्म। कुछ एक सब्जेक्ट में स्ट्रगल किया, जैसे कि एफएमटी हो गया, पीएसएम हो गया। पीएसएम मेरे लिए बिल्कुल नया था, वहां से मैं पढ़ के नहीं आया था। गिविंग अ लॉट ऑफ जीटीज और ओनली वन जीटी? गिविंग अ लॉट ऑफ जी। योर मेन नोट्स या रैपिड रिविजन नोट्स? मेन नोट्स। मेन नोट्स। मेन ऐसे नोट्स। आंख बंद करके मेन नोट्स। मेन नोट्स। Thank you so much, Doc. It was truly an honor to talk to you, get to know about you और आपकी जर्नी जो आपने डिस्क्राइब करी. It is truly a wonder to see you become Dr. Balkesh, क्योंकि मैं थैंक एज यू। ए स्टूडेंट आपको जानती थी. So thank you थैंक for यू। giving out time. Thank थैंक यू।